कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कोई सभ्यता अपनी कहानी कैसे सुनाती है, बिना शब्दों के, बिना किताबों के? आज हम भारत की कला और आर्किटेक्चर के इसी 5000 साल लंबे सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है। तो सवाल यही है कि इतनी पुरानी और इतनी विविध सभ्यता अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी आखिर लिखती कैसे है? जवाब है पत्थर, ईंट और संगमरमर से। और ये कहानी वाकई में शानदार है, जो हमें बताती है कि वक्त के साथ भारत कैसे बदला, कैसे विकसित हुआ। तो चलिए इस कहानी की पहली परत को खोलते हैं। हमारा सफर शुरू होता है बहुत बहुत पीछे, सिंधु घाटी की उपजाऊ जमीन से, जहां दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया। बात है करीब 2500 ईसा पूर्व की, जब हड़प्पा सभ्यता उभरकर सामने आई। ये भारत में एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक है। ये सिर्फ कुछ घर या बस्तियां नहीं थी, ये अपने समय के बेहतरीन तरीके से प्लान किए गए महानगर थे। हड़प्पा की टाउन प्लानिंग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी मॉडर्न थी। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, शहर एक रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थी। उन्होंने स्टैंडर्ड साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया और शहरों को 2 हिस्सों में बांटा, एक ऊंचा गढ़ और एक निचला शहर। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग करती है, वो थी उनकी एडवांस्ड ढकी हुई ड्रेनेज व्यवस्था। उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार। मतलब ये सिर्फ इमारतें बनाना नहीं था, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली बनाना था। पर्सनल और पब्लिक हाइजीन पर जितना ध्यान दिया गया वो वाकई काबिले तारीफ है। सच तो ये है कि उनके ड्रेनेज की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि आज के कई मॉडर्न शहर भी उनसे कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य काल में, जहां कला और वास्तुकला सत्ता और धर्म को दिखाने का एक ताकतवर जरिया बन गए। मौर्य काल में हमें कला के 2 अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ थी दरबारी कला, जिसे राजाओं का सपोर्ट हासिल था। सोचिए, बड़े बड़े महल, ऊंचे ऊंचे पिलर्स और स्तूप। और दूसरी तरफ थी लोकप्रिय कला, जो आम लोगों की अपनी पहल थी, जैसे कि चट्टानों को काटकर बनाई गुफाएं और यक्ष यक्षिणी जैसे लोक देवताओं की मूर्तियां। एक तरफ ताकत और शान का प्रदर्शन था, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी और आस्था की झलक। और इन्हीं में से एक खास चीज थी स्तूप। अब ये स्तूप होते क्या थे? असल में ये एक गुंबद जैसी संरचना है, जो शुरू में एक अंत्येष्टि टीला हुआ करता था। बौद्ध धर्म में इसे पवित्र अवशेषों को रखने और पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपने समर्पण को दिखाने के लिए पूरे भारत में 84,000 स्तूप बनवाए थे। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जब पहली बार पत्थर के फ्री स्टैंडिंग मंदिर बनने शुरू हुए, और इसी के साथ वास्तुकला के 2 बड़े स्टाइल्स का जन्म हुआ। ये जो मंदिरों का सफर है ना, ये रातों रात नहीं हुआ, ये धीरे धीरे विकसित हुआ। 3री सदी में पत्थर और लकड़ी के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए। फिर गुप्त साम्राज्य ने 5वीं सदी में पहले फ्री स्टैंडिंग मंदिरों की नींव रखी। बाद में दक्षिण भारत में पल्लवों और चोलों ने मंदिर निर्माण को भव्यता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब अगर उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिर बनाने के स्टाइल में फर्क देखना हो, तो कुछ बेसिक अंतर हैं। उत्तर की नागर शैली में मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर होता है और उसका टावर यानी शिखर घुमावदार होता है। वहीं दक्षिण की द्रविड़ शैली में मंदिर एक 4 दीवारी के अंदर होता है, उसका टावर पिरामिड की तरह सीढ़ीदार होता है, जिसे विमान कहते हैं, और इसमें गोपुरम नाम के बड़े बड़े एंट्री गेट होते हैं। और फिर इतिहास एक नया मोड़ लेता है। भारत में इस्लामी शासन का आगमन होता है, जिसने पर्शियन और भारतीय परंपराओं को मिलाकर आर्किटेक्चर की एक बिल्कुल नई भाषा तैयार की। इस नई इंडो इस्लामिक शैली ने वास्तुकला की पूरी भाषा ही बदल दी। अब पिलर और बीम की जगह मेहराब यानी आर्च और गुंबद ने ले ली। आसमान को छूती मीनारें बनने लगी। सजावट के लिए अब मूर्तियों की जगह खूबसूरत कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न का इस्तेमाल होने लगा। पत्थर की नाजुक जाली का काम, चारबाग स्टाइल के बगीचे और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल, ये सब इस दौर की पहचान बन गए। और इसी दौर की एक बेहद खूबसूरत और बारीक कला थी पिएट्रा ड्यूरा। ये संगमरमर में कीमती और रंगीन पत्थरों को तराशकर जड़ने की ये तकनीक है, जिससे खूबसूरत डिजाइन बनते हैं। और इस कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें ताजमहल की दीवारों पर देखने को मिलता है।
और जब हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य का जिक्र तो होना ही है। इस दौर को इसका सुनहरा युग यानी गोल्डन एज माना जाता है। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और यकीनन ताजमहल जैसे वर्ल्ड फेमस स्मारक इसी दौर की देन है। कहानी का अगला पड़ाव हमें आधुनिक भारत की दहलीज पर लाता है, जहां यूरोपीय ताकतों ने, खासतौर पर अंग्रेजों ने, भारत के आर्किटेक्चर पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से 2 आर्किटेक्चरल स्टाइल पेश किए। दोनों का मकसद था अपनी शाही ताकत दिखाना। एक था इंडो गॉथिक, जिसमें आपको नुकीले मेहराब और बड़ी बड़ी खिड़कियां दिखेंगी, जैसा कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में है। फिर 1911 के बाद नियो रोमन स्टाइल ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसकी पहचान है गोलाकार इमारतें और अलग अलग स्टाइल का मिक्सचर, जैसा कि हम नई दिल्ली के शानदार राष्ट्रपति भवन में देखते हैं। 1947 में आज़ादी के बाद एक नया सवाल खड़ा हुआ, अब भारत की अपनी आधुनिक वास्तुकला कैसी होगी? तब लॉरी बेकर और चार्ल्स कोरिया जैसे आर्किटेक्ट्स ने ग्लोबल सिद्धांतों को भारत की स्थानीय ज़रूरतों और मटेरियल्स के साथ मिलाकर एक नई पहचान गढ़नी शुरू की। ये अतीत की नकल नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए एक नई दिशा थी। तो आखिर में हम भारतीय वास्तुकला को क्या कह सकते हैं? शायद सबसे अच्छा शब्द है पैलिम्सेस्ट। ये एक ऐसा कैनवस होता है जिस पर बार बार लिखा जाता है, लेकिन हर नई परत पुरानी परत को पूरी तरह मिटाती नहीं, बल्कि उसके ऊपर अपनी कहानी लिखती है। आप आज भी नीचे की परतों को देख सकते हैं। हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी, जिससे एक अनोखा और बहुस्तरीय ताना बाना तैयार हुआ है। और यही हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। 21वीं सदी के भारत की इमारतें आने वाली पीढ़ियों को कौन सी कहानी सुनाएंगी? इस हजारों साल पुरानी वास्तुशिल्प परंपरा का अगला अध्याय क्या होगा?